कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम देख रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, उनमें हमने हिमालय पर्वतमाला को कंप्लीट पढ़ लिया है। हमने हिमालय का पूरा हिमालय आपका देख चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हिमालय को नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उसे हम लास्ट में देखेंगे कि उसमें बताने लायक ऐसी कोई खास बातें नहीं है, इतना डिफिकल्ट वो नहीं है। तो उसके बाद थर्ड हम देखेंगे आपके भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आज हम देखेंगे पश्चिमी घाट। उच्चावच के आधार पर आपके प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा चुका है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और पूर्वी का उत्तर पूर्वी पठार। उसमें आज हम देखने वाले हैं आपके दक्कन का पठार। तो देखिए दक्कन के पठार के अंदर कौन कौन से सम्मिलित होने से पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी आ जाती है, महादेव आ जाते हैं और मैकाल पर्वत श्रेणी आ जाती है। तो ये सारी मिला के आपके दक्कन के पठार के अंदर इंक्लूड होती हैं। और इन्हीं में से आज हम फर्स्ट देखने वाले हैं आपके पश्चिमी घाट को। डिटेल्स है पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। क्रिटेशियस पीरियड में इनका निर्माण हुआ है, बेसाल चट्टाने हैं, ठीक है, क्षारीय लावा होता है और दरारी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं पश्चिमी घाट डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला के बाद अगर सबसे लंबा कोई पर्वत या फिर भ्रंश का अगर क्षेत्र आता है वो है आपका पश्चिमी घाट, जिसकी लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है। अगर इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो वो आपकी 1500 मीटर है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की बातें हैं, नॉर्मल बातें थी। अब हम इसके महत्वपूर्ण चोटियां, पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। ठीक है, क्रम भाई आपको देखना है, इनका क्रम उत्तर से दक्षिण आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी आती है वो आपकी सह्याद्री पर्वत श्रेणी। इनको क्रम से ध्यान रखना है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी जो आपका पश्चिमी घाट है इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। उसके बाद में सेकंड जो आती है पर्वत श्रेणी वो है आपकी अजंता पर्वत श्रेणी। इसी प्रकार से आपको लिखना है, अजंता पर्वत श्रेणी। ये क्रम से ही ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणी पहले है फिर कौन सी। ठीक है, उसके बाद में फिर आती है आपकी एक पर्वत चोटी, जिसे आप पर्वत ही बोल सकते हैं, जिसका नाम है सालेहर पर्वत चोटी। ठीक है, ये क्रम से आपको ध्यान होनी चाहिए। इसकी लंबाई की बात करें तो ये आपकी है 1567 मीटर। ठीक है, तो अब तक हमने 3 देखी महाराष्ट्र के अंदर। सबसे पहले थी सह्याद्री पर्वत श्रेणी, उसके बाद में आई अजंता पर्वत श्रेणी, फिर आपका आता है एक पर्वत है चोटी जिसे आप कहते हैं सालेहर, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1567 मीटर हो जाएगी। उसके बाद में आती है आपकी एक और पर्वत श्रेणी जिसका नाम है सतमाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। मैं एरो इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको क्रम से ध्यान रहे, क्योंकि इनका क्रम ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब तक हमने 4 देखी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, फिर हमने देखा सालेहर, फिर आते आपके सतमाल। उसके बाद में फिर एक और पर्वत चोटी आपको देखने को मिलती है और उसका नाम है कलसू बाई। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो कलसुबाई हमने देख ली। तो अभी तक हमने देखी सह्याद्री पर्वत श्रेणी सबसे पहले, फिर आपकी अजंता पर्वत श्रेणी, फिर हमने देखा सालेहर पर्वत जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1567 मीटर है, फिर हमने देखी सतमाल पर्वत श्रेणी। उसके बाद में एक और पर्वत चोटी हमने देखी वो है कलसुबाई। उसके बाद में फिर एक और पर्वत श्रेणी आती है आपकी जिसका नाम है हरिश्चंद्र की पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। ठीक है, और उसके बाद में एक अंतिम और पठार आता है जिसका नाम है महाबलेश्वर। तो अब इनका क्रम ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जो महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण चोटियां और श्रेणियां थी, पर्वत श्रेणियां, वो हम ये कंप्लीट हो चुकी है। जिनमें सबसे पहले आती है आपकी सह्याद्री पर्वत श्रेणी, फिर है आपकी अजंता पर्वत श्रेणी, फिर है सालेहर, फिर है सतमाल पर्वत श्रेणी और फिर आपकी कलसुबाई। उसके बाद में हरिश्चंद्र की पर्वत श्रेणी आती है और फिर आपकी महाबलेश्वर है। इनका क्रम ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, क्रम सबसे इंपॉर्टेंट है तो इनको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद में कर्नाटक में आपको सिर्फ मात्र एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है
केंद्र मुख, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1892 इसकी ऊंचाई है। महाबलेश्वर की नहीं लिखी तो चलिए लिख देता हूँ, 1438 इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये थोड़ी सी ऊंचाई को भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण चोटी आ जाती है, केंद्रमुख, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? हमने महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहली जो पर्वत श्रेणी देखी वो है आपकी सह्याद्री पर्वत श्रेणी, उसके बाद में अजंता पर्वत श्रेणी, फिर आपकी आती है एक पर्वत चोटी जिसका नाम है सालेहर, फिर आपने सतमाल पर्वत श्रेणी देखी, फिर आपकी आती है कलसुबाई, फिर आती है आपकी हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, और फिर आती है आपके महाबलेश्वर, और फिर कर्नाटक में हम देखते हैं केंद्रमुख। तो ये इंपॉर्टेंट थी। अब केरल के अंदर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें, क्योंकि इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इनको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आपको यही याद हो जाए इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, फिर सालेहर, फिर सतमाल, ठीक है। सालेहर सतमाल दोनों सेम है। फिर आती है कलसुबाई, फिर हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, फिर महाबलेश्वर। इसको डिट्टो ऐसे ही मैप में बना लीजिएगा। जब आप इसको मैप में बनाने के बाद इस प्रकार से लिख लेंगे और 3-4 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण दर्रे भी है, वो भी हम देखेंगे। पहले एक बार इसकी महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां और श्रेणियां देख लेते हैं। तो अब देखते हैं केरल की महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं और श्रेणी हैं, उन्हें देखते हैं, पर्वत श्रेणियों को। देखिए केरल आपको ध्यान रही जगह, इसको मैं इसलिए मिटा देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो आती है अब तक की सबसे महत्वपूर्ण है वो आपकी नीलगिरी की पर्वत श्रेणियाँ। एक सेकंड रुको, ये देखिए कुछ इस प्रकार से हैं ये, कि ये आपके कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैली हुई हैं। कौन सी? इनका नाम मैं इधर लिख देता हूँ, इनको इधर बना देता हूँ, ठीक है। ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका है दोदा बेटा, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 37 इसकी मीटर ऊंचाई है, ठीक है। सबसे ऊंचा स्थान है दोदा बेटा, ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोदा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक ये फैली हुई हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में ही आपको एक देखने को मिलता है पर्यटक स्थान, जो कि स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, घूमने के लिए अच्छी जगह है, वो है ऊटी, जिसे आप उटक मंडल भी कहते हैं। ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। तो अब तक हमने सबसे महत्वपूर्ण देखी वो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ थी, जो कि केरल, कर्नाटक, मुख्य तौर पर केरल में है, साथ में तमिलनाडु में फैली हुई है, थोड़ी सी कर्नाटक में भी। तो नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोदा बेटा। प्रश्न पूछेगा तो इनसे पूछेगा भाई नीलगिरी की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोदा बेटा है। और नीलगिरी की पहाड़ियों की, दोदा बेटे की अगर ऊंचाई की बात करें दोदा बेटा की, तो वो है आपकी 26-37 मीटर, ठीक है। अब जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आती है वो आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये भी आपके केरल में स्थित है। इन्हें थोड़ा यहाँ बनाओ, ठीक है। ये है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका अन्नामुंडी, अन्नामुंडी, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 26-97 इसकी ऊंचाई है। और सबसे दक्षिणी भारत, ये 26-97 नहीं 26-95 है। जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची, या फिर आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वह आपका अन्नामुंडी शिखर है, ठीक है। ये अन्नामलाई है। अन्नामलाई की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अन्नामुंडी है। और ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वह अन्नामुंडी, 26-95 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर कोई आती है तो वो आपकी दोदा बेटा, जिसकी है 26-37 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है दोदा बेटा। और यहीं पर आपको पर्यटन स्थल भी देखने को मिलता है, ऊटी, जिसे महत्वपूर्ण स्थान हो गया, अन्नामलाई हो गया। तो ये आपके कुल मिला के एक, हाँ, सबसे अंत में आपको देखने को मिलती है कार्डमम की पहाड़ियां, जिन्हें इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, की पहाड़ियां। ये थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, कार्डमम की पहाड़ियां, जिन्हें आप इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, ये सबसे दक्षिण में आपको देखने को मिलेंगी भारत के अंदर। और कहाँ पर है? केरल में स्थित है।
अब ये याद रखने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ पर स्थित है, कि मैंने पहले ही केरल के अंदर बनाई है टोटल ये, तो केरल के अंदर है आपकी अन्नामुंडी, और कार्डमरम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी भी केरल में स्थित है। फिर नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें तो आपके केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। और सबसे ऊंचा स्थान दोदा बेटा है। ऊटी यहाँ पर पर्यटन स्थान है। कर्नाटक में केंद्रमुख है। उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर आपके साहद्र है, अजंता है, सालेहर है, सतमाल है, महाबलेश्वर है, कलसुबाई है, फिर आपके हरिश्चंद्र की पहाड़ी और फिर महाबलेश्वर है। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये कुल मिला के आपकी सारी दक्षिणी भारत की पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण चोटियाँ और पर्वत श्रेणियाँ हो जाती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी अन्नामलाई। ठीक है, प्रश्न बनेगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह आपका अन्नामुंडी, जो कि कहाँ पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है, वो है आपका दोदा बेटा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दोनों की ऊंचाई भी ध्यान रखिएगा। इसका 2637 है और इसकी 2695 मीटर ऊंचाई है। और इलायची की पहाड़ियों की बात करें तो केरल में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रमुख पर्वत कर्नाटक में स्थित है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। उसके बाद में आपका हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। फिर आपका सतमाल है, सालेहर है, साहद्र है, अजंता है और कलसुबाई, ये सब कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। इसलिए मैंने महाराष्ट्र का मैप बनाया था कि महाराष्ट्र में इंकित रहे और आपको सब कुछ याद हो जाए। तो ये इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अन्यथा हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा। इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप का जो चैनल का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ फिलहाल तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण दर्रे इस क्षेत्र के। तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब इसके क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण दर्रे भी देख लेते हैं। तो देखिए अब हम इसके महत्वपूर्ण दर्रों को देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहला दर्रा आता है आपका थालघाट दर्रा, जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा, जो कि मुंबई को किससे जोड़ने का काम करता है? नासिक से जोड़ने का काम करता है। और ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ध्यान रखना है, मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? थालघाट दर्रा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है आपका थालघाट दर्रा। उसके बाद में सेकंड आता है आपका भोरघाट दर्रा, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दोनों दर्रे कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ध्यान रखिए, ये मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड दर्रा भोरघाट दर्रा। तो हमने महाराष्ट्र के अंदर दो दर्रे देखे, एक आपका थालघाट और एक भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण दर्रा आता है वो आपका आता है तीसरा, पालघाट दर्रा। ये क्या करता है? ये कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। और कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। दूसरी बात, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इन दोनों के मध्य में स्थित है। ये पहाड़ियाँ मैंने इसलिए यहाँ पर इरेज नहीं करी ताकि आपको ध्यान रहे कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ थी और जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में आपका जो पालघाट दर्रा है, जो कि कोच्चि को जोड़ने का काम करता है चेन्नई से। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है आपका पालघाट दर्रा। ठीक है, ये तीसरा दर्रा आ जाता है, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। चौथा दर्रा जो आता है आपका वो है आपका सेनकोट दर्रा। ये कहाँ पर? ये अन्नामलाई और जो आपकी इलायची की पहाड़ियाँ थी, कार्डमम की पहाड़ियाँ, इन दोनों के मध्य में स्थित है। और ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है। किसको? तिरुवनंतपुरम को। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। सेनकोट दर्रा, जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है। पालघाट दर्रा, जो कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के बीच में स्थित है, सेनकोट दर्रा। दूसरा दर्रा है हमारा भोरघाट दर्रा, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है और महाराष्ट्र में स्थित है। और पहला दर्रा था हमारा थालघाट दर्रा, जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। दो दर्रे महाराष्ट्र में है, दो दर्रे केरल में है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट। एक थोड़ा सा थालघाट और पालघाट में ये होता है कि हम थालघाट के साथ पालघाट सोचने का प्रयास करते हैं, जो कि महाराष्ट्र में नहीं है। पालघाट केरल में स्थित है और सेनकोट भी केरल में स्थित है। तो ये आपके दर्रे भी हो जाते हैं कंप्लीट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से आपको एक छोटे से पन्ने मैप में बना लेना है इनको और सामने दीवार पर चिपका लेना है। 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा।
और पर्वत श्रेणी हम पहले ही देख चुके हैं, उन्हें भी आपको इसी तरह से मैप में दर्शाना है, तो वो भी आपको 1-2 दिन में याद हो जाएंगी जब बार बार आप उस चित्र को देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर मानचित्र के अंदर सब चीज़ हमें बनानी चाहिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्हें विद्यार्थियों ने अब तक हिमालय को नहीं देखा है तो वो हिमालय के सारे भाग हमने करा दिए हैं, वो जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। साथ ही मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी मोस्ट वीडियोज़, कॉम्पिटिटिव, BA, B.Ed और MA से रिलेटेड सभी प्रकार के मॉडल पेपर, मोस्ट क्वेश्चन, फाइल्स और भी आपको बहुत सारा मैटर पढ़ाई से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।